1.1 में आज हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 की पढ़ाई भाग 3 अतीत से वर्तमान की ओर। ठीक है, ये अतीत से वर्तमान की ओर जो कक्षा बिहार गवर्नमेंट की जो सिलेबस की बुक है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए, पहला पेज में आपको देखिए बहुत अच्छी बातें आपको बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता अभियान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित समझे सीखे गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम के सूचक। इसमें आपको बताया गया है कि विद्यालय का समय से खुलना एवं बंद होना, ठीक है, समय से चेतना सत्र आयोजन, ये सारे चीज़, एक बच्चा एक शिक्षक विद्यालय के समय विद्यालय उपस्थित हो, हर एक बच्चा एवं एक शिक्षक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में तो 3 हो, शिक्षक को बच्चों को शैक्षणिक स्तर की जानकारी एवं उसका संकलन। ठीक है, आगे चलिए निकलते हैं फिर अगले पेज में भाग 3 और आगे बढ़ते हुए हम लोग आज से कक्षा 8 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा आ गया। जैसे देखिए पहला पाठ है कब और कहाँ कैसे, ये वाला है कब कहाँ और कैसे। दूसरा पाठ है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तीसरा पाठ है ग्रामीण जीवन और समाज। चौथा है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। पांचवा है शिल्प एवं ग्रामोद्योग। छठा है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 विद्रोह। सातवां जो पाठ है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। आठवां जो पाठ है जाति व्यवस्था की चुनौतियां। और नौवां जो पाठ है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। 10वां जो पाठ है वो अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। 11वां जो पाठ है कला क्षेत्र में परिवर्तन। 12वां जो है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, 1885 से 1947 तक। और 13वां जो पाठ है स्वतंत्रता के बाद विभाजन, भारत का जन्म। ठीक है, और 14वां जो पाठ है हमारे इतिहासकार कलिकिलर दत्त 1905 से 1983। ठीक है, तो आज हम पहला पाठ जो पढ़ेंगे वो ये है कि ये देखिए ये पहला अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन 1, इसका हेडिंग है कब कहाँ और कैसे। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकालीन में हुए मुख्य परिवर्तन एवं विशेषताओं के बारे में जाना है। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तन और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप यह भी जान सकते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इस बदलाव के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, कला और साहित्य आदि प्राय सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका मोटा मोटा रूप ये समझ लीजिए कि ये है कि हम लोग कक्षा 6 में जो थे हम लोग प्राचीन भारत पढ़े हैं, कक्षा 7 में जो है जो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़े हैं, और कक्षा 8 में जो है हम लोग आधुनिक भारत पढ़े हैं। इसमें से एक प्रश्न बनता है, देखिए आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर चर्चा करें। आप अपने दोस्तों के बीच इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। कक्षा 6 से जो प्रश्न है, प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 प्रमुख परिवर्तनों क्या हो सकते हैं, इस पर आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है, मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आए 5 प्रमुख परिवर्तनों क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आप चर्चा करें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए हैं। कहने का मतलब ये है
कि ये जो परिवर्तन हुए हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सही भाग में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक जो कुछ भी है वो परिवर्तन सारे दुनिया में हुई, ना कि केवल एक ही देश में हुआ है। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुआ और उन्हें दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पुनर्जागरण, यहाँ देखिए जाता है। इन आंदोलनों से लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति प्रसार हुआ। वैज्ञानिक के पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जाना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासनों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तियों प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तृत हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इतना जो हम लोग पढ़े यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पुनर्जागरण का मतलब है पुराने जो रीति रिवाज है उसमें प्रश्न उठाए गए, लोगों क्यों और कैसे हुआ, ये सारी बातें लोग आपस में करने लगे कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों सामाजिक परिवर्तन हुआ है, आगे क्या होना चाहिए। इसी तरह देखिए खोज यात्राएं। खोज यात्रा क्या है इसको समझ लीजिए। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके में बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देश तक पहुंचने का प्रयास किया। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबो के बारे में सुना होगा, जिसने इसी समय 1400